आप लोग को स्वागत है अपने YouTube चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं, जो कि मेजर पेपर हिंदी वाले स्टूडेंट का होने वाला है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो मेजर पेपर 6 है आप लोग का सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट का, उसका आज हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आप लोग का इसका विद्या गेस पेपर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो अगर विद्या गेस पेपर अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में, आप लोग को देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से वहाँ पे हम क्वेश्चन बताने का प्रयास किए हैं। और सारे जितना भी विद्या गेस पेपर का जो क्वेश्चन है वो हम डाल दिए हैं, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग का इसका PDF भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग सेशन की अगर देखेंगे तो सेशन है 2023 से लेकर 27 सेशन है। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग का जो जितने भी मेजर पेपर का जो आप लोग का पेपर है वो आप लोग को जल्दी मिल सके। तो चलिए आज हम लोग जो देखेंगे हिंदी मेजर पेपर वाले स्टूडेंट का, जो कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है हिंदी नाटक के उद्धव एवं विकास का वर्णन करना। यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा उद्धव है। तो अगर इसका PDF अगर आप लोग लेना चाहते हैं अगर हिंदी मेजर पेपर का, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF भी आप लोग का प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लोग जाइए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर आप लोग देख सकते हैं और अपना बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हिंदी नाटककार के तौर पर कि इसका विकास किस तौर पर किया गया था, इसका उद्धव किस प्रकार से किया गया था, साथ ही साथ कुछ जो नाटककार जो कवि हैं उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारा पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ जो प्रस्तावना में देखिए, सर्वप्रथम किसी भी चीज़ का उसकी भूमिका और जो निष्कर्ष होता है ना, ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट रहता है। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे इसकी प्रस्तावना या भूमिका के बारे में, और जो निष्कर्ष जो लास्ट में जो लिखाया जाता है इसको अपना एग्जाम की तैयारी में अवश्य लिखिएगा, ताकि इससे नंबर आप लोग का जो बढ़ने की संभावना है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रस्तावना में किस प्रकार से बतलाया गया है, लिखा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया कि हिंदी साहित्य एक विविध विधियों से नाटक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाटक का वह साहित्यिक रूप है जो पढ़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मंच पर जीवत होकर समाज का समझ प्रस्तुत होता है। इसमें जीवन के अर्थार्थ, संघर्ष, संवेदना और आदर्श का सजीव के रूप में प्रकट किया जाता है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो हिंदी नाटककार जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ अगर इसमें यह बोला जाए कि यह एक पढ़ने तक के लिए सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के मनोरंजन करना और किस प्रकार की उसके किया जाता है उसमें भी निर्भर पड़ता है, ये सारी चीज़ों को बताया गया है। अब हिंदी नाटक का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी निरंतर विकसित रहा है। इसके उद्भव से लेकर आधुनिक काल तक हिंदी नाटक समाज, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों को अभिव्यक्त किया है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो हिंदी नाटककार है काफ़ी ज़्यादा जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी अगर हिंदी नाटक को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और यह समाज और अपने राजनीतिक संस्कृति को भी इन्हें बदलाने का प्रयास करता है। अगर साथ में अगर ये मानवीय मूल्यों की अगर बात किया जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अभिव्यक्ति भी इसमें किया गया है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट में यह बोला गया कि हिंदी नाटक का विकास अचानक नहीं हुआ है, बल्कि संस्कृति, नाटक और लोकनायक परंपराओं, फारसी, उर्दू रंगमंच और के पश्चात नाटक परंपराओं को प्रभावित होकर कार्मिक रूप से विकास हुआ है। मतलब ये इसमें यह बोला गया कि जो हिंदी नाटककार है वो एक जो शुरुआती तौर पर इससे प्रसिद्ध नहीं हो पाया था, बल्कि ये धीरे धीरे करके जितने भी सामाजिक तौर हैं, इसके सांस्कृतिक हैं, फारसी, उर्दू जैसे बोल सकते हैं, ये ऐसा रोमांच जो है, ये सारी चीज़ों से धीरे धीरे करके हिंदी नाटक का उद्भव हुआ है और इसका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। अब इसका देखते हैं। तो नाटक का अर्थ, मतलब नाटक का किस प्रकार से अर्थ है, इसका स्वरूप मतलब भाग इसका कौन कौन से हैं, तो सारे हम एक एक करके एक पॉइंट में पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं। तो नाटक शब्द संस्कृत के नट धातु से बना हुआ है। जो नाटक जो शब्द है वह संस्कृत के नट धातु से बनाया गया है। अब इसमें देखते हैं। तो जिसके कथानक, संवाद, अभिनय और दृष्टि, संगीत और मानवीय तत्वों के माध्यम से कथा प्रस्तुत की जाती है। जो इसकी जो प्रस्तुति है, ये सारी चीज़ों को अगर आप देख पा रहे होगे तो ये सारी चीज़ों से इसका ये प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखते हैं। तो नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, कि किस प्रकार से नाटक के तत्व होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में है कथानक, सेकंड में है पात्र, संवाद, अभिनय, दृश्य, विधान, उद्देश्य। मतलब ये सारी चीज़ों को इसमें रखा गया है। जो कि उद्देश्य क्या है, किसी भी चीज़ का सर्वप्रथम उसको जानने का प्रयास कीजिएगा। तो उसका उद्देश्य, अगर किसी भी नाटक का अगर लिखा जाए तो उसका उद्देश्य किस रूप से देखा जाए, किस प्रकार से उसका उद्देश्य होता है, वो जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखते हैं। तो हिंदी नाटक का उद्भव, मतलब जो इसका विकास हुआ था, उद्गम हुआ था, वो किस प्रकार से किया गया था। तो फर्स्ट जो पॉइंट में है वह संस्कृत नाटक से संबंध। जो नाटक जो लिया गया वह कहाँ से लिया गया था, वह संस्कृति, जो संस्कृत जो था वहाँ से लिया गया था। इससे किस प्रकार का संबंध है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। इसमें यह बोला गया कि हिंदी नाटक का उद्भव और संस्कृत नाटक परंपराओं को गहराई से जुड़ा हुआ है। भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक और संस्कृत नाटककारों के परंपरा ने हिंदी नाटक को आधारभूत तैयार की है। यद्यपि संस्कृत नाटक राज दरबारों और अभिजात वर्ग तक सीमित थे, परंतु उसके कच्चे रस, पात्र और संरचना का प्रभाव आगे चलकर हिंदी नाटक को दिखाई देती है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो पहले के जो नाटककार थे वो काफ़ी ज़्यादा सीमित तरीके थी। कहाँ सीमित है, तो यह राज दरबार और अभिजात वर्ग तक ही सीमित था। मतलब निम्न जाति के लोग नाटक करके नहीं देख पाते थे और नहीं इसमें पढ़ लिख पाते थे।
अब इसके जरिए अगर हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट में है वह नाटकीय परंपरा। जो नाटकीय परंपरा मतलब इसमें यह बोला गया कि जो अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को किस प्रकार से आप नाटक के तौर पर दिखाया गया, जो कि लोगों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी और मनोरंजन भी इससे मिलेगा। तो इसमें यह बोला गया कि हिंदी नाटक के विकास का रोकनायक परंपराओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे में रामलीला, रसलीला, नौटंकी, स्वाग, तमाशा, भगत, ख्याल आदि लोकनायक के रूप में हिंदी नाटक को और जन सामान से जोड़ता है। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना कि रामलीला हो गया, रसलीला, ये सारी चीज़ों आप ग्रुपिंग में देख सकते हैं। अगर ग्रुपिंग में देख सकते हैं तो इसमें संभावना है कि आप लोग को मनोरंजन सबसे ज़्यादा आएगा और जो इसकी लोकनायक इसमें जो परंपरा है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखते हैं तो इसकी विशेषता किस प्रकार से है। इसकी विशेषता है कि सरल भाषा है, प्लस में गीत संगीत का प्रधानता जो इसमें जो लिया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें गीत संगीत का भी जिक्र किया जाता है और उससे भी रखा जाता है। धार्मिक और सामाजिक विषय और जनसभा भागिता, जो इसमें यह बोला गया कि धार्मिक और सामाजिक विषय जो अपने धर्म के प्रति और जो समाज के प्रति किस प्रकार से रखा जाए उसको भी इसमें रखते ध्यान में देते हुए बदलाया गया है। अब देखते हैं तो हिंदी नाटक का ऐतिहासिक विकास, मतलब किस प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टि में अगर हिंदी नाटक को देखा गया था उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया, जो कि हिंदी नाटक के विकास को सामान्यतः निम्नलिखित कालखंडों में विभाजित किया है। मतलब इसको जो निम्नलिखित जो कालखंड निम्नलिखित प्रकार हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। जो कि फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो भारत तेंदु युग। भारत तेंदु युग कब से कब तक था, तो ये था 1850 से इसे माना जाता है 1900 तक इसे रखा जाता है। भारत तेंदु युग को 1850 से लेकर 1900 तक रखा जाता है। भारत तेंदु युग जो कि हरिश्चंद्र हिंदी नाटक के जनक, आधुनिक हिंदी नाटक का वास्तविक आरंभ भारत तेंदु युग से माना जाता है। जो इसको प्रारंभ में अगर हिंदी नाटक का माना जाए तो कब से माना जाता है, तो भारत तेंदु युग से ही इसे माना जाता है। और उन्होंने हिंदी नाटक को साहित्य गरिमा प्रदान की और उसके सामाजिक चेतना को जोड़ा। जो इसके जो सामाजिक तौर पर किस प्रकार से इसे जोड़ा जाता है उसके बारे में भारत तेंदु युग से ही चालू किया गया था हिंदी नाटक को। अब इसमें देखते हैं तो प्रमुख जो नाटक थे, अंधेरी नगरी था, फिर भारत दुर्दशा था, वेदिकी हिंसा ना भाविती ये था, और फिर लास्ट में जो है वो सत्य हरिश्चंद्र। जो सत्य हरिश्चंद्र आप लोग देखे होंगे कि उसमें किस प्रकार से वो नाटक को दर्शाया गया है। तो सत्य हरिश्चंद्र काफ़ी ज़्यादा ये भी पॉपुलर नाटक में से एक था। अब इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में इसकी विशेषता की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी विशेषता में यह बोला गया कि सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जो उसकी सामाजिक तौर पर किस प्रकार से रखा गया था। अंग्रेजी शासन की आलोचना, व्यंग और कटाक्ष, सरल बोलचाल की भाषा। नहीं, इसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सरल जो है उसकी भाषा, मतलब कि इसमें बोल सकते हैं जो वहाँ की जो कल्चर है, स्थानीय जो भाषा है उसको भी रखा गया था ताकि जितना भी लोग हैं उस समझ सके और उसे देख सकें। और इसमें जो अंधेरी नगरी जो नाटक है ये हिंदी नाटक के कालजयी व्यंग नाटक है। जो जो अंधेरी नाटक है ये कौन सा नाटक है, तो कालजयी व्यंग नाटक के तौर पर इसे रखा गया है, जिसे भ्रंश शासक व्यवस्था का तीखा प्रभाव पड़ा है। जो इसके भ्रंश जो शासक जो थे वह काफ़ी ज़्यादा तीखा का मतलब होता है इसमें अगर बोला जाए तो क्रोध टाइप से इसमें उसका प्रभाव पड़ा है। तो चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट में है वह द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग ये भारत तेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आया था। जब वो 1900 में जब वो खत्म हुआ था तो द्विवेदी युग आया था, या 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक यह रहा था द्विवेदी युग। इस काल में हिंदी साहित्य में भाषा परिष्कार और नैतिक आदर्श पर बल दिया गया और नाटक अपेक्षाकृत कम लिखे गए और परंतु साहित्य दृष्टि से परिकृत हुए। जो इसमें बोला गया कि काफ़ी ज़्यादा जो नाटक है वह काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाकृत कम लिखा गया था ये इस युग में। अगर इसके प्रमुख जो नाटककार हैं उसके बारे में देखते हैं तो नाटककार के तौर पर दो को रखा गया। फर्स्ट में है महावीर प्रसाद द्विवेदी और सेकंड में है राधा कृष्ण दास, ये दो को रखा गया। अगर इसकी विशेषता की बात करेंगे तो सांस्कृतिक भाषा, जो इसकी जो भाषा जो नाटक में लिखा गया था वो कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया था, तो वो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। सेकंड में इसमें देखते हैं तो आदर्शवादी, जो आदर्शवादी है उसको दृष्टिकोण में रखते हुए दिखाया गया था। ऐतिहासिक और प्रेरणाएं कथानक, जो ऐतिहासिक दृष्टि या फिर लोगों के सीखने के तौर पर किस प्रकार से रखा गया था, लोगों को प्रेरणा मिले इससे, ये सारी चीज़ों को भी इसमें रखा गया था। अब देखते हैं तो प्रसाद युग, जो प्रसाद युग में किस प्रकार से था, तो प्रसाद युग द्विवेदी युग के बाद आया था जो कि 1920 से लेकर 1937 तक। जयशंकर प्रसाद हिंदी नाटक का स्वर्ण युग, इस युग को नाटक का स्वर्ण काल कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद ने किसी नाटक का कलात्मक ऊंचाई प्रदान की है। अगर इसकी प्रमुख नाटक की बात करेंगे तो स्कंदगुप्त अगर हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुवा स्वामिनी, फिर अजातशत्रु, ये जो चार थे ये प्रमुख इसका नाटककार थे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है हिंदी नाटक का सामाजिक महत्व। जो हिंदी नाटक का जो सामाजिक महत्व है, मतलब अपने समाज में किस टाइप से इसका महत्व को इसके रखा गया था हिंदी नाटक को, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें यह बोला गया कि हिंदी नाटक ने समाज के लिए जागरूक करने की, कुरीतियों पर प्रहार करने के और मानवीय मूल्यों की स्थापना
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ये सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम रहा है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो मानव की कुरीतियां थी, गलतियां थी, उसको सुधारने का प्रयास किया गया है और साथ ही साथ जो लोगों की किस प्रकार से जागरूक किया जाए, इसमें हिंदी नाटक के माध्यम से काफी ज्यादा प्रयास भी किया गया था। जो कि अगर हिंदी नाटक अगर वर्तमान स्थिति में अगर देखेंगे तो आज हिंदी नाटक नए माध्यमों जैसे कि रंगमंच हो गया, टेलीविजन, रंगमंच का हो जाएगा अगर स्टेज पर अगर किसी प्रकार के नाटक अगर आप कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और सेकंड में जो है वो टेलीविजन यानी डिजिटल मीडिया आज के तौर पर आ गया है, डिजिटल सेवाएं आ गए हैं, तो इसमें भी लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जाए, किस प्रकार से लोगों की गलतियां को सुधारा जाए, ये सारी चीज़ों टेलीविजन रंगमंच के द्वारा आप लोग बता सकते हैं और इसमें बतलाया गया। अब इसमें देखते हैं तो इसमें कुछ और पॉइंट में जो लिखा गया है उसमें यह बोला गया कि वे प्लेटफॉर्म के माध्यम से निरंतर विकसित हो रहा है और समकालीन नाटक सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक मुद्दों में नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहा है। मतलब इसमें जो वेब जो प्लेटफॉर्म है कई सारे, उसके माध्यम से भी निरंतर पर विकास किया जा रहा है। अब इसका निष्कर्ष की बात अगर हम लोग करेंगे, थोड़ा सा इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, क्योंकि हम शुरू में ही बता दिए कि पहला में अगर आप आंसर जब लिखना शुरू करें तो उसमें भूमिका से शुरू करें या प्रस्तावना से शुरू करें। अगर आप उसका अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आप लोग इंड अगर कर रहे हैं तो इंड कहाँ करना चाहिए, तो उसका जो है वह निष्कर्ष ने इंड करना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का है, ग्रेजुएट लेवल में सारा एक एक पॉइंट को देखा जाता है कि किस प्रकार से आप शुरुआत कर रहे हैं और किस प्रकार से आप इंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका निष्कर्ष में देखते हैं तो हिंदी नाटक का उद्भव संस्कृत और लोक नायक परंपराओं से हुआ है और इसका विकास आधुनिक चेतना के साथ निरंतर आगे बढ़ा है। और भारत तेंदु से लेकर मोहन राकेश और समकालीन नाटकों तक हिंदी नाटक समाज का अर्थार्थ, संघर्ष और संवेदना को प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त किया है। हिंदी नाटक न केवल साहित्य धरोहर है बल्कि भारतीय संस्कृति की चेतना का जीवन प्रतीक भी है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो भारत हिंदू युग से लेकर इसमें जितने सारे कवि बीच में आए हैं, जितने सारे नाटककार जो आए हैं, वो किस प्रकार से अपना भागीदारी निभाए हैं हिंदी साहित्य में, सारे का इसमें बतलाया गया है। और ये नहीं कि जितने भी जो नाटककार थे या फिर कवि जो थे वो सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है, संवेदनशील करना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य को काफ़ी ज़्यादा धरोहर के तौर पर भारतीय संस्कृति की चेतना में इसे रखा जा सकता है। तो यही था जो कि हिंदी नाटक के तौर पर आज हम देखने का प्रयास किए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसका है, हम बता और जो इसका क्वेश्चन है हिंदी मेजर पेपर का, सारा मेजर पेपर का आप लोग देखने को मिल जाएगा इस चैनल पे। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसका अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।